Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so basically we were discussing hydrogenation yesterday. Trans fats पे आज हमने डिस्कस करना है फर्दर. पेज नंबर इज 184. ठीक है. So what are trans fats and are they harmful? मैंने आपको बताया था कि जब हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ट्रांसफॉर्म फैट्स बेसिकली दे आर फॉर्म्ड. ठीक है. और वो किस तरह से फॉर्मेशन उनकी होती है जब हम अनसेचुरेटेड फैट्स को हार्ड करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअली अपनी शेप्स को चेंज कर लेते हैं, यानी वो जो सिस फॉर्म होती है उसकी बजाय वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ बिकमिंग सेचुरेटेड. ठीक है. तो वो जो केमिकल स्ट्रक्चर में उनके चेंज आता है, यानी सिस फॉर्म से वो ट्रांसफॉर्म के अंदर चले जाते हैं, वो बेसिकली that renders them unhealthy and harmful for us. ठीक है. और जाहिर है जब उनका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उनके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट हो जाते हैं. अब उनके क्या इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इफेक्ट्स बेसिकली. सो जब भी हम ट्रांस फैट्स रिच प्रोडक्ट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो दे पोज अ रिस्क टू द हार्ट एंड आर्टरीज, बिकॉज वो हमारा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर देते हैं. एथेरोस्क्लेरोसिस का जो हार्डनिंग और नैरोइंग ऑफ आर्टरीज वो वाला जो प्रोसेस है उसको वर्स कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेमेशन हो सकती है हार्ट टिश्यूज के अंदर. ठीक है. इसके अलावा ये है कि जो हेल्थ बेनिफिट्स हमें ओरिजिनल अनसेचुरेटेड फैट्स के रॉ ऑयल के हमें मिलने थे, वो क्योंकि अब उनकी केमिकल कन्फिग्रेशन चेंज होकर वो ट्रांस फैट्स में चेंज हो गए, तो हमें ओरिजिनल हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते. ठीक है. अच्छा, कुछ जो ट्रांस फैट्स हैं वो नेचुरली अकरिंग भी होते हैं, जो हमें एनिमल सोर्सेज से, मिल्क से या लीन बीफ से मिल रहे होते हैं. लेकिन ये वाले जो नेचुरल ट्रांस फैट्स हैं इनका हमारे ब्लड लिपिड्स पे इफेक्ट तो बहुत ज्यादा नहीं होता. सो ये हमारे लिए उतने हार्मफुल नहीं है जितना हमारा इंडस्ट्रियली सिंथेसाइज्ड जो ट्रांस फैट्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. ठीक है. और ट्रांस फैट्स का जो यूज है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, जाहिर है बिकॉज ऑफ processing and ultra processing of foods in the past. ठीक है. swapping trans fats for saturated fats. अच्छा, अब ज्यादातर ये होता था कि पास्ट में हमारा जितना कमर्शियली फ्राइड फ्रूट्स होता था, फूड्स होते थे, डोनट्स थे, चिकन्स थे, या और भी जो ज्यादातर हमारे जंक फूड्स के अंदर चीजें आती हैं, उनमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट्स का जो प्रोपोर्शन है वो होता था. ठीक है. आजकल जो हम ज्यादातर कमर्शियल ऑयल्स या फैट्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं उनके अंदर ट्रांस फैट्स का प्रोपोर्शन रिलेटिवली कम हो गया है, लेकिन स्टिल दैट डज नॉट मीन कि वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ हैं उनको कंज्यूम करना. ठीक है. बेसिकली हम अगर उनको रिप्लेस करें तो वो किस चीज से रिप्लेस करें, हम एक्चुअली उनको सेचुरेटेड फैट से ही रिप्लेस करें. और आपको पता है कि सेचुरेटेड फैट्स भी हमारी हेल्थ के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है. सेचुरेटेड फैट्स भी हमें सीवीडीज के लिए एट रिस्क पर ही कर रहे होते हैं. ठीक है. तो ऐसा समझना कि अगर हमारे ट्रांस फैट्स को हमने रिप्लेस कर दिया सेचुरेटेड फैट से तो वो कोई बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, तो ऐसा नहीं है. ठीक है. सेचुरेटेड फैट्स हो या ट्रांस फैट्स हो, इवेंचुअली हमारी हेल्थ के ऊपर उनका जो इफेक्ट है वो बहुत बेहतर नहीं है हमारा. ठीक है जी. अच्छा, अब फैट्स इन डिफरेंट फूड्स वो क्या क्या होते हैं. एसेंशियल फैट्स हम बहुत बात कर चुके हैं, इसके ऊपर हम मजीद बात अभी नहीं करेंगे. आपको पता है कहाँ पे होते हैं, किन फूड्स में और किन में नहीं होते. एक और हमारी टाइप्स हैं जो हम क्लासिफाई करते हैं, दैट इज विजिबल एंड इनविजिबल सॉलिड फैट्स. दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो. अच्छा, जैसे कुछ फूड्स हैं उनके अंदर जो फैट है दैट इज प्रीटी मच विजिबल, और उसको हम अपनी डाइट से नोइंगली हम उसको रिमूव कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं. लेकिन कुछ फूड्स में फैट जो है वो इनविजिबल होता है. ठीक है. और वो एक्चुअली हमसे मिस या ओवरलुक हो जाता है. और उन फूड्स के अंदर से फैट को डिक्रीज करना या उस कंटेंट को रिप्लेस करना या डिक्रीज करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर इनविजिबल है, वो हमें नजर नहीं आ रहा. अब इनविजिबल फैट में जैसे हम चिकन
सॉरी चिकन कह रहा हूँ, मटन या बीफ, जब हम उसको लीन करते हैं अपनी तरफ से, तो जो विजिबल फैट पोर्शन है जो व्हाइटिश कलर के होते हैं वो तो रिमूव हो जाते हैं, बट स्टिल इनविजिबल फैट उसके अंदर मौजूद रहता है। तो ये वो वाला फैट है जो फिर अगर हम अगेन इसको भी बहुत ज्यादा लीन मीट्स को भी अगर हम बहुत ज्यादा अमाउंट्स में कंज्यूम करें तो हमें उससे भी काफी ज्यादा फैट मिल रहा हो। ठीक है। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिप्लेस, वी डोंट नीड टू ऐड, कि हमने जो भी सॉलिड या लिक्विड एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैट है, फैट किसी भी किस्म का हम ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली हमें 1 सर्विंग 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स दे रही है, 1 सर्विंग हमें 45 कैलोरीज दे रही है, विच इज द हाईएस्ट अमंग द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और उससे हमें कोई प्रोटीन एज सच नहीं मिल रहा, नेग्लिजिबल यानी प्रोटीन बिल्कुल मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें अगेन नेग्लिजिबल मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि फैट्स कोई बहुत न्यूट्रिएंट डेंस ऑप्शन नहीं है, और चाहे वो एसेंशियल फैट हो, चाहे वो गुड फैट हो हमारे लिए, लेकिन वो हमें कैलोरिक डेंस ऑप्शन है हमारे लिए, और वो हमारी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट डेंस भी नहीं है एट द सेम टाइम। तो इन द एंड हमें मॉडरेशन में ही यूज़ करना है किसी भी किस्म का फैट्स हम कंज्यूम करें। ठीक है। अब अगर हम फैट्स प्रोटीन फूड्स के अंदर बात करें तो प्रोटीन में भी फैट्स हमें अच्छा खासा मिल जाता है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मटन या बीफ की। अब मीट की जब हम बात करते हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इट्स अ प्रोटीन रिच फूड, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर हम 4 ऑन्स फास्ट फूड को सैंडविच लेते हैं, जिसमें लेट्स से यहाँ पे हैमबर्गर की एग्जांपल दी हुई है, लेकिन अगर हम बीफ बर्गर की भी बात करें तो उसमें तकरीबन तकरीबन 23 ग्राम्स ऑफ फैट और 23 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही है। ठीक है। तो हम अपेरेंटली ये समझते हैं कि ओके जब हम बीफ बर्गर ले रहे हैं तो एक्चुअली वी आर चूजिंग अ हाई प्रोटीन ऑप्शन। तो प्रोटीन तो है नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ वो हाई फैट ऑप्शन भी है। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। तो उसके अंदर फिर हमें लोअर फैट जो मीट्स हैं उनकी तरफ हमें आइडियली जाना चाहिए। चिकन है जैसे फॉर एग्जांपल, इट्स अ गुड एग्जांपल, वो हम चूज कर सकते हैं। ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह से अगर होल मिल्क हम ले रहे हैं तो दे कंटेन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा फैट्स। आपको देखो, आप अगर एक्सचेंज लिस्ट पे जाओ तो 1 सर्विंग जो स्किम मिल्क की है वो आपको 100 कैलोरीज देती है, रिड्यूस्ड फैट जो मिल्क है वो 120 कैलोरीज देती है, और जो होल मिल्क है वो 160 कैलोरीज देती है। तो देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है आपका जो हमारा टोटल कैलोरी कंटेंट है। और इसी तरह अगर फैट्स की हम बात करें तो आपको पता है होल मिल्क 8 ग्राम्स फैट दे रहा है, रिड्यूस्ड मिल्क 5 ग्राम्स फैट्स दे रहा है, और स्किम मिल्क कितना देता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 0 to 3 ग्राम्स ऑफ फैट देता है। ठीक है। तो जनाब बेसिकली ये है कि आपको मिल्क से भी फैट तो अच्छी भली अमाउंट के अंदर मिल रहा है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कंसिडर व्हाइल कंज्यूमिंग मिल्क और डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स एज वेल। अच्छा, फिर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हम सिर्फ योगर्ट और मिल्क को ही समझते हैं जनरली, बट अगर हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इन अ लॉट ऑफ देसी मीठा वी ऐड दीज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, और हम स्किम्ड मिल्क भी यूज कर रहे होते हैं बहुत सारा, खीर, फिरनी, और क्या बनता है, ये इस तरह के जो भी इंडिजिनस हमारी चीजें बन रही होती हैं उसमें बहुत सारा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, सवैयां फॉर दैट मैटर। ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटे। ठीक है। अच्छा, फिर व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेन्स या कार्बोहाइड्रेट्स, तो उनसे भी हमें कुछ फैट मिल रहा होता है। ठीक है। ऑल्दो वो बहुत ज्यादा नहीं होता, बट डेफिनेटली मिल रहा होता है हमें उनसे भी। तो दिस इज व्हाट वी शुड रिमेंबर कि फैट्स के सोर्सेस, सिर्फ फैट्स हमें फैट से नहीं मिल रहा बल्कि और भी फूड प्रोडक्ट से मिल रहा होता है। ठीक है। अच्छा जी, ओके। नेक्स्ट वी हैव डिफेंसिव डाइनिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये है कि जब भी हम ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो हमें फूड लेवल्स बहुत ध्यान से चेक करने हैं, और ऐसे फूड्स जिनमें सेचुरेटेड फैट्स या ट्रांस फैट्स ज़्यादा हैं उनको हमें कम से कम ऑब्वियसली चूज करना है, और या फिर ऐसे फूड्स जिनमें ये वाले इंग्रेडिएंट्स लिस्टेड हैं जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उनको भी आपने थोड़ा सा मॉडरेशन में लेना है, या उनको कम लेना है या अवॉइड करना है। जैसे टेलो बीफ फैट को कहते हैं, बटर हो गया,
चिकन फैट हो गया, कोकोनट ऑयल है, क्रीम है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, मार्जरीन है, मिल्क फैट है, पाम ऑयल है, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, लार्ड लार्ड हम पोर्क फैट को कहते हैं, शॉर्टनिंग है। तो ये सारी चीजें, ये सारे वो वाले इंग्रेडिएंट्स हैं जो अगर आपको किसी फूड लेबल के अंदर नजर आते हैं तो उस वाली प्रोडक्ट को आपने बहुत ही केयरफुली कंज्यूम करना है, ठीक है। और जब भी आपने ग्रोसरी शॉपिंग करनी है तो आपने न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की तरफ जाना है, फ्यूअर एंड स्मॉलर पोर्शंस आप फूड्स के कंज्यूम आपने करने हैं, सॉलिड फैट्स को कोशिश करना है लिक्विड ऑयल से रिप्लेस कर लें जब भी आप के लिए पॉसिबल हो, और न्यूट्रिशन लेबल्स को चेक करें और वो वाले फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम आपने करने की कोशिश करनी है जिनके अंदर लिटिल सैचुरेटेड फैट हो और ट्रांस फैट्स बिल्कुल मिनिमम हो या बिल्कुल भी हो ही, ठीक है। तो ये जब आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो आप अच्छा खासा अपने जो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स की कंजम्पशन है उसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह सी फूड को चूज करते हुए भी हमने काफी डिटेल से कल डिस्कस किया था, कल और उससे पिछले लेक्चर के अंदर भी, कि आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए और आपने किस तरह से, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनको आपने दोबारा से एक बार पढ़ भी लेना, ठीक है। अच्छा, फिर चूजिंग अमंग मार्जरीन्स, मार्जरीन्स अगर सॉफ्ट मार्जरीन है विच इज मेड फ्रॉम अनहाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो मोस्टली जाहिर है अनसैचुरेटेड होता है, तो वो स्लाइटली बेटर ऑप्शन है कंपेयर टू दैट टाइप ऑफ मार्जरीन विच इज मेड फ्रॉम which is basically made from hard फैट्स, सॉलिड फैट से जो बनती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली मैंने क्लास में डिस्कस किया था काफी डिटेल के साथ कि व्हेन वी टॉक अबाउट बटर वर्सेस मार्जरीन, तो ऑन एनी गिवन डे बटर इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट और उसके अंदर हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा है कंपेयर टू मार्जरीन, ठीक है जी। फिर इसी तरह से अनसेचुरेटेड ऑयल्स में यू शुड बी चूजिंग ओलिव ऑयल, फिर कॉर्न ऑयल इज अ बेटर ऑप्शन, कैनोला इज अ बेटर ऑप्शन, वो आप चूज कर सकते हैं। कैनोलिव के नाम से आते हैं मार्केट में ऑयल्स, वो बेटर ऑप्शन है। नट्स की अगर हम बात करें तो नट्स आर वेरी गुड, हाई इन एसेंशियल फैटी एसिड्स, लेकिन अगेन मॉडरेशन इज द की, handful of nuts is what will prevent us from getting cardiovascular diseases and they will improve our heart health as well। लेकिन अगर आप उन्हीं नट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट्स में लेना शुरू कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस भी हो सकते हैं, वेट गेन करवा सकते हैं, इनडायरेक्टली आपको एक्चुअली हार्ट डिजीज के लिए एट रिस्क भी रख सकते हैं, ठीक है जी। फिर जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स आती हैं या आर्टिफिशियल फैट्स आते हैं, सो कीप इन माइंड के जो फैट फ्री प्रोडक्ट्स हैं वो भी जरूरी नहीं कि आपको उतनी कम कैलोरीज ही दे रहे हो जितना वो प्रॉमिस कर रहे हैं, सो इट इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। सो मेरे एज अ डाइटिशियन आई ऑलवेज से कि बजाय इसके कि आप हमेशा स्किम्ड मिल्क और लो फैट वर्जन्स को ढूंढें, आप पोर्शन कंट्रोल करें, आप फिर जो चीज ले रहे हैं उसका फुल वर्जन, फुल फैट वर्जन ही इंजॉय करें, या नेचुरली जैसे अगर मिल्क की हम बात करें तो आई वुड रादर हैव one glass of whole milk rather than maybe consuming 4 glasses of skimmed milk। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो हमेशा जो मैं कहता रहता हूँ कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ, मे भी बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें। तो हम, मुझे थोड़ा सा इस चीज से प्रॉब्लम है कि जब हम नेचुरल फूड्स की बात करते हैं तो वहां पे तो हम वी आर रियली रियली पिकी एंड चूजी कि जी हमने लो फैट की तरफ जाना है, स्किम्ड की तरफ जाना है, लेकिन व्हाट अबाउट ऑल दोज डब्बा प्रोडक्ट्स या पैकेज प्रोडक्ट्स जो हम कंटिन्यूसली ले रहे होते हैं और लेते ही जाते हैं विदाउट थिंकिंग ट्वाइस कि जी ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी है या नहीं है। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि इसको हमें थोड़ा सा देखना होगा। अच्छा, रामीन इज आस्किंग व्हाट टाइप ऑफ ऑयल वी शुड यूज फॉर नॉर्मल कुकिंग एंड फॉर फ्राइंग। हाँ, मैंने अभी बेटे बताया कि ओलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, दीज आर ऑल द गुड ऑप्शंस। या कैनोलिव भी सर, कॉर्न बिल्कुल कर सकते हैं। सर जैसे ऑलिव ऑयल और इस तरह के जितने भी स्पेसिफिक ऑयल्स हैं इनकी प्राइस हाई होती है, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर उनके लिए सूटेबल कौन सा होगा? कॉर्न ऑयल बता रहा हूँ, कैनोला बता रहा हूँ, कैनोलिव बता रहा हूँ। अब मेरा मतलब ये था कि अगर एक सिंगल ऑयल यूज करना चाहिए या फिर डिफरेंट ऑयल्स का ब्लेंड जो मार्केट में अवेलेबल हो या घर में। नॉट रियली, नहीं बेटे नहीं, नॉट रियली, नॉट रियली।
वो वाला नहीं, ये बिल्कुल वैसी कॉन्सेप्ट है जैसे मल्टीग्रेन ब्रेड्स और ये चीजें आ रही हैं, तो नॉट रियली। एक सिंगल ऑयल इज अ बेटर ऑप्शन, एक सिंगल ऑयल इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, दैट इज बेटर। अच्छा जी, सॉलिड फैट रिप्लेसमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं? सो जनाब, मार्जरीन एंड बटर की बजाय वी कैन ऑलवेज गो फॉर ओलिव्स, नट्स, सीड्स या और वेजिटेबल ऑयल्स, उनको हम यूज कर सकते हैं। फिर शॉर्टनिंग या लार्ड, खैर ज़ाहिर हम तो यूज नहीं करते, शॉर्टनिंग बहुत कॉमन है यहाँ पे, मार्जरीन की तरह ही होती है, मैंने बताया हुआ आपको दोनों में डिफरेंस। उसकी बजाय अगेन हम ओलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल फ्राइंग के लिए यूज कर सकते हैं, या बेकिंग में भी नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल हम यूज कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, होल मिल्क की बजाय हम ज़ाहिर रिड्यूस्ड मिल्क या फैट जो स्किम्ड मिल्क है हम उसको यूज कर सकते हैं। मोज़रेला चीज बिकॉज इट इज हाई इन फैट कंटेंट, उसकी बजाय हम चीज भी, हर तरह की चीज फैट फ्री भी आती है, हम उसको यूज कर सकते हैं। फिर चेडर चीज भी फैट कंटेंट में हाई होती है, अगेन लो फैट या फैट फ्री चेडर चीज मिलती है, वो हम यूज कर सकते हैं। आइसक्रीम के बजाय हम लाइट आइसक्रीम या फ्रोजन योगर्ट, नॉट फ्रोजन डिजर्ट रियली, फ्रोजन योगर्ट हम यूज कर सकते हैं। फ्रोजन डिजर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्वियसली, डोंट गेट कंफ्यूज, वो सिर्फ लो फैट ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से डेफिनेटली आइसक्रीम इज अ much better option compared to frozen dessert. फिर प्रोटीन फूड्स के अंदर जाहिर है हमारे पास लीनर कट्स हैं, ऑब्वियसली वी कैन गो विद दैट। पोल्ट्री स्किन के साथ यूज करने के बजाय स्किन के बगैर यूज करें, जो नॉर्मली हम जाहिर है 99% स्किन के बगैर ही यूज कर रहे होते हैं, सज्जी वगैरह में यूज करते हैं हम स्किन के साथ। फिर इसी तरह से चिप्स अगर हम ले रहे हैं तो अगेन हम उनको डीप फ्राइंग करने के बजाय हम उनको बेक कर सकते हैं। आजकल वो एयर फ्रायर भी आया हुआ है, वो भी हम यूज कर सकते हैं। सो अगेन लेकिन मेरा रिजर्वेशन हमेशा वही रहता है कि इंस्टेड ऑफ, अगर आप एयर फ्रायर यूज कर रहे हो ना, अगर आप कहते हो मैं उसमें समोसे फ्राई करके खाऊंगी और 4 समोसे खाऊंगी क्योंकि उससे ऑयल उसमें बिल्कुल ना होने के बराबर लगता है, तो मेरा रिजर्वेशन फिर हमेशा एज अ डाइटिशियन ये आता है कि इसका मतलब है यू आर नॉट इनटू हेल्दी ईटिंग। आप बेसिकली कैलोरीज कट करने की कोशिश करो, फैट्स कट करने की कोशिश करो, आप डीप डाउन फ्रॉम योर हार्ट यू डू नॉट वांट टू ईट हेल्दी, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा इन चीजों को लेके, तो मैं कहता हूँ कि मुझे अगर ठीक है, ओके फाइन, वी ऑल आर ह्यूमंस, अगर मुझे समोसे खाने हैं एक दिन में तो मैं नॉर्मल फ्राइड समोसा खा लूंगा, बट इंस्टेड ऑफ ईटिंग अ समोसा ऑन एवरी अल्टरनेटिव डे, चाहे वो एयर फ्रायर में फ्राई हुआ हो, ठीक है। तो ये मेरा एक कंसर्न है, ठीक है। हाँ, फिश ऑयल में आप कुकिंग तो नहीं बेटे, सच फिश ऑयल आप वैसे कॉड लिवर ऑयल ले सकते हो, वो आपको सारे EPA DHA वो सारी चीजें आपको मिलेगा, तो एज अ सप्लीमेंट आप उसको लो। हाँ वही एग्जैक्टली, मुकद्दस मनाहिल मुकद्दस सिंह, आई डोंट थिंक कि हम फिश ऑयल कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, वो हीट टॉलरेट नहीं करता, बट यू कैन डू इट ओरली जैसे सप्लीमेंट्स। बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया, हर ऑयल का ना बेटे एक स्मोक पॉइंट होता है, स्मोक पॉइंट वो होता है जिसके बियॉन्ड वो डीनेचर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको शायद पहले क्लास में बताया था कि जब इवन ओलिव ऑयल की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लेके उसमें कुकिंग कर रहे होते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल इज नॉट मेंट फॉर कुकिंग। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है, कितना होता है मुझे एग्जैक्टली इस वक्त नहीं याद, बारबेक्यू कुकिंग के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जो नॉर्मल ओलिव ऑयल होता है उसके लिए आप कुकिंग करो, उसको आप कुकिंग में यूज करो। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल है उसको आप सैलड ड्रेसिंग्स में ओरली ऐसे कंज्यूम करने के लिए, या एक चम्मच में डाला आपने ले लिया उसको, वो एक्स्ट्रा वर्जिन उसके लिए। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, ठीक है। हर ऑयल का डिफरेंट स्मोक पॉइंट होता है, तो ये चीज को आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, ठीक है। So mustard oil is extracted on small scales in certain areas. वो हाइड्रोजनेट नहीं होता ना, can it be used in cooking? Can it be used in cooking? हाइड्रोजनेटेड तो बेटे सच नहीं होता मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को भी लोग यूज करते हैं कुकिंग में, लेकिन मस्टर्ड ऑयल स्टिल इट हैज सम सैचुरेटेड फैट्स एज वेल। सो करते हैं लोग को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है मस्टर्ड ऑयल को भी कुकिंग के लिए यूज करना, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल
प्लांट सोर्सेज से ही एक्सट्रैक्ट होता है, लेकिन कोई बहुत अच्छी ऑप्शन भी नहीं है कुकिंग में। ठीक है, कुकिंग में मैंने बताया आपको, जैसे टॉप ऑप्शन, मेरी 3 टॉप ऑप्शन हमेशा ओलिव ऑयल रहेगी, कॉर्न रहेगी, कैनोला रहेगी, कैनोलिव रहेगी, बिकॉज ऑफ देयर फैटी एसिड्स प्रोपोर्शन एंड कॉम्पोजिशन। मेरी टॉप ऑप्शन ये 3-4 होती हैं हमेशा। ठीक है जी। अच्छा, जो हमारी कंट्रोवर्सी है आज की, दैट इज बटर। इज बटर रियली बैक, रियली बैड? बैक तो खैर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल कंट्रोवर्सी इसी बारे में है कि क्या बटर वाकई बहुत बुरा है हमारी हेल्थ के लिए, या फिर वी कैन एक्चुअली कंज्यूम बटर एंड उसको हम मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हैं, और या करना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट। अच्छा जी, एक सेकेंड, मेरा जरा पेज घूम गया अभी। ओके, सर ये पीछे आपने जितना छोड़ा है ये फिर हम नहीं करें? पीछे मैंने क्या छोड़ा है? वो सारा मैं पढ़ा चुका हूँ। अच्छा ठीक है। कमाल हो गया बेटा, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अच्छा ये आपने पढ़ना है जरूर, डेफिनेटली पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें अब जाहिर है वर्ड बाय वर्ड तो मैंने नहीं पढ़ाया, तो यू आर सपोज्ड टू गो थ्रू ऑल दिस। ठीक है जी। अच्छा, रामिनी इज आस्किंग, फिर सर ये कॉन्सेप्ट गलत है जो बहुत लोग कहते हैं? हाँ बेटे, ऐसे ही देखो, लोग तो कोकोनट ऑयल को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं कुकिंग के लिए। चैनल्स पे आई हैव सीन शेफ्स प्रमोटिंग के जी कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है कुकिंग के लिए। हमारे चैनल पे तो मैंने आपको बताया था, लोग कहते हैं डंकी मिल्क बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो क्या करोगे आप, लोग को सुनोगे? नॉट रियली ना। आप पढ़ोगे किताब न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट्स एंड कंट्रोवर्सीज 14th एडिशन बाय फ्रांसिस सीजर एंड एली विटनी। ठीक है, और जो उसमें लिखा हुआ है आप उसको मान के चलोगे, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग बट बिकॉज योर बुक इज सेइंग सो। ठीक है भाई, मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूँ ना, मेरा रेफरेंस तो कोई रेफरेंस नहीं है कहीं पे आप जाकर सर मोमेन ने बताया था, तो पीपल वुड से कि जी हु इज ही, हु द हेल इज ही, हाउ कैन ही से दैट। ठीक है, बट जब आप किताब का रेफरेंस दोगे तो फिर चांसेस है प्रीटी हाई के लोग आपकी बात मानेंगे। ठीक है जी। अच्छा ओके, खैर जनाब, बटर की हमने बात करनी थी। सो ओके, सबसे पहली चीज तो ये कि when we talk about butter, it's a fact that butter is high in saturated fats, और saturated fats हमारे ब्लड लिपिड्स को रेस कर सकता है, ब्लड प्रेशर को रेस कर सकता है, टू मच कंजम्पशन ऑफ सैचुरेटेड फैट्स, सीवीडीज को डेवलप कर सकता है, स्ट्रोक कर सकता है, और इवेंचुअली इन सारी कंडीशंस की वजह से आपकी डेथ हो सकती है अगर आप सैचुरेटेड फैट्स को अब्यूज करते हो, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो। आपकी टोटल कैलोरीज का नो मोर देन 7% शुड बी कमिंग फ्रॉम सैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट बटर, तो क्या हम बटर कंज्यूम करना चाहिए या कर सकते हैं? डेफिनेटली हम बटर कंज्यूम कर सकते हैं, बट इन मॉडरेशन। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए खास तौर पे बटर कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। दिस इज समथिंग नेचुरल which we get. Butter is high in saturated fats, but at the same time it is nutrient dense as well, और बटर से हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी ए डी ई के मिल रहे होते हैं। फिर इसके अलावा बटर से हमें EPA एंड DHA भी मिल रहे होते हैं, विच आर वेरी गुड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल। सो उसको हम बच्चों के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ठीक है, बटर की कितनी सर्विंग होती है? 1 टीस्पून इज इक्वल टू 1 सर्विंग ऑफ फैट्स। ठीक है, तो अगर हम बटर कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी सर्विंग या पोर्शन
वो हमें ध्यान में रखना है, दैट इज 1 टीस्पून। सो वो आप बच्चों को दें। बच्चों के लिए आप 2 सर्विंग्स भी दिन में उसकी कर सकते हैं बटर की। अगर रिड्यूस्ड फैट बटर है तो फिर हम उसकी 1 टेबल स्पून भी 1 सर्विंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल बटर है, रेगुलर बटर है, तो वो 1 टीस्पून, और अगर रिड्यूस्ड फैट है जो अगेन मार्केट से आसानी से मिल जाता है, तो वो फिर हम 1 टेबल स्पून भी उसकी 1 सर्विंग ले सकते हैं, ठीक है। तो बटर हम ले सकते हैं। अच्छा, बटर वर्सेस मार्जरीन, मैंने आपको पहले बताया था, क्लास में हमने काफी डिटेल से उस दिन डिस्कस किया था कि इट्स ऑलवेज बेटर टू पिक ऑन बटर कंपेयर टू मार्जरीन, बिकॉज margarine is something which is industrially processed, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि बटर वैसे आपका, अगर आप इसको बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं, कंज्यूम करो, तो ये आपके पामेटिक एसिड भी इससे आपको मिल रहा होता है, और पामेटिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और बेसिकली पामेटिक एसिड स्पेसिफिकली हमारी हार्ट बीट को बहुत ज्यादा इरेगुलेट कर सकता है अगर हम इसका बहुत ज्यादा हाई इंटेक करें, ठीक है। इसी तरह से बटर में स्टेरिक एसिड भी होता है। स्टेरिक एसिड भी ज्यादातर हमें जो एनिमल फैट्स हैं वहां से मिल रहा होता है, और वो भी हमारी हेल्थ के लिए को बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली हमारी आर्ग्यूमेंट क्या, और इसके साथ हमने एक और पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि बेसिकली लेटेस्ट जो एविडेंस है वो ये बता रही है कि हमारे जो फूड में हमारे फैट्स हैं या लिपिड्स हैं, ये हमारे ब्लड लिपिड्स के ऊपर इनका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो एक चीज तो ये है कि अब साइंटिस्ट, थोड़े से रिसर्चर्स फ्लेक्सिबल भी हो गए हैं। जैसे हम एग की बात कर रहे थे कि अगर सीवीडीज भी हैं, तो आज से 5-6 साल पहले तक हमारी बड़ी स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशंस होती थी कि सीवीडीज हैं तो आप एग, होल एग कंज्यूम ना करें। अब हम काफी फ्लेक्सिबल हो गए इसमें, आप 5 एग्स पर वीक तक डिस्पाइट हैविंग सीवीडीज आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रीजन है उसकी? पहली रीजन तो ये है कि बहुत कंक्रीट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ कि किस तरह से एग्जैक्टली सैचुरेटेड फैट्स lead us towards the development of atherosclerosis, hardening of arteries किस तरह से करते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरी ये है कि जो जेनेटिक मेकअप है वो बड़ा हमारा strong role play करता है in the development of CVDs and atherosclerosis specifically. तो अगर आपका genetic makeup genes में रन कर रही है फैमिली, तो then it makes sense a lot कि आप उसको you should be extra cautious regarding consumption of these saturated fats. लेकिन अगर नहीं रन करी तो आप, जैसे मैंने बताया, 7% तक तो आप स्टिल कर सकते हैं। 7% अच्छी भली लेवरेज है बेसिकली आपकी, ठीक है। थर्डली ये है कि जो इंडिविजुअल सैचुरेटेड फैट्स हैं उनका जो रिस्क है सीवीडीज का वो वेरी करता है। देखो, जब हम जनरली टर्म बेटे यूज करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा सैचुरेटेड फैट्स पुट अस एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, बट इट्स अ बिट मिसलीडिंग, क्योंकि बेसिकली हर जो फैटी एसिड है उसका जो बिहेवियर है हमें सीवीडीज के ऊपर एड्रेस करने का वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अगर मिल्क के अंदर जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके लिए अभी तक हम श्योर नहीं है कि क्या वो वाले सैचुरेटेड फैट्स हमारे एलडीएल लेवल्स को इंक्रीज करते हैं या नहीं करते। जैसे अभी हमने एक सैचुरेटेड फैट की बात की कि पामेटिक एसिड, ओके, उसका एस्टैब्लिश हो चुके कि पामेटिक एसिड जब आप बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा रेज करते हैं। लेकिन मिल्क फैट्स जो हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, सैचुरेटेड फैट्स, वो एग्जैक्टली एलडीएल रेज करते हैं या नहीं, दिस इज स्टिल क्वेश्चनेबल। तो और आई बिलीव, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं आपको कहा था कि आई वुड रादर हैव 1 ग्लास ऑफ होल मिल्क रादर देन 3-4 कप्स ऑफ स्किम्ड मिल्क। तो मेरा ये ख्याल है कि
नेचुरल जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपके एलडीएल लेवल्स को बहुत ज़्यादा रेज नहीं कर रहे होते, ठीक है। हेंस कंक्लूजन ये है बटर के बारे में कि मॉडरेशन में बटर कंज्यूम करना दैट इज नॉट बैड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। अगेन मॉडरेशन की रहती है हमारी हमेशा। बटर इज इन फैक्ट न्यूट्रिएंट डेंस। बटर को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें और बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। और स्पेशली जब हम बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम मार्जरीन, बटर उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो हमें डेफिनेटली उनको देना चाहिए। ऑल इन ऑल अगर कोई भी इंडिविजुअल आपसे पूछता है एज अ डाइटिशियन इज बटर बैड फॉर हेल्थ, द आंसर शुड बी नो। हाउ मच बटर शुड वी बी कंज्यूमिंग ऑन डेली बेसिस? If we are talking about children, 2 servings maybe at most. If you are talking about adults, 1 serving, that is good enough. Can butter cause us heart diseases? Not really, unless we are already at risk due to our genes. Okay, so this is all about this butter debate. Okay, and as usual, lastly, we have some points and counterpoints against saturated fats. So long established research states that saturated fats, they raise LDL cholesterol, and LDL cholesterol हमारा CVDs का एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। मिसिंग मैकेनिज्म में काउंटर पॉइंट ये है कि एग्जैक्टली हमें नहीं पता सैचुरेटेड फैट्स किस तरह LDL कोलेस्ट्रॉल को रेस करते हैं। फिर फेवर में पॉइंट ये है कि क्लिनिकल ह्यूमन ट्रायल्स बहुत सारे हमने कंडक्ट किए हैं, जहां पे हमने ये देखा है कि सैचुरेटेड फैट्स को जब हमने रिप्लेस किया पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के साथ, यानी मैंने शायद उल्टा बोल दिया, जब हमने पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स को रिप्लेस किया सैचुरेटेड फैट्स के साथ तो जो CVDs का रिस्क था वो कम हुआ लोगों में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड काउंटर पॉइंट ये है कि भाई ये स्टडीज फ्लॉड हैं काफी सारी, इनमें से इवन बेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो हर फैक्टर को कंट्रोल नहीं करते, और ये बात काफी हद तक ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स भी करते हैं तो उसमें हर फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते, ठीक है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहती है, फूड प्रिपरेशन मेथड्स डिफरेंट होते हैं, और भी बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी ओवरऑल फाइंडिंग्स वेरी कर सकती हैं। फिर एक काउंटर पॉइंट ये है कि LDL कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने से रिस्क हमारा CVDs का रिड्यूस होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट पॉइंट ये है कि हमारी जो जीन्स हैं वो एक्चुअली LDL कोलेस्ट्रॉल का रिस्क रेस करती हैं, ठीक है। फिर मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड्स वो मैंने आपको बता दिया कि हम जनरली ओवरऑल टर्म यूज करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सो नॉट ऑल सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पुट अस एट रिस्क ऑफ CVDs। फिर ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन, सो मेथडोलॉजी, जब भी हम किसी रिसर्च स्टडी की बात करते हैं चाहे वो कितनी भी बड़ी रिसर्च स्टडी हो, तो उसमें कोई ना कोई एरर्स हो सकते हैं, और जो अब रीसेंट रिसर्च हमारी आ रही है वो यही स्टेट कर रही है कि आपकी CVDs का रिस्क हाई नहीं होता सैचुरेटेड फैट्स के इनटेक करने से, ठीक है। और इसका काउंटर पॉइंट यही है कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी से जो हमने डेटा कलेक्ट किया उनका जब हमने मेटा एनालिसिस किया तो उसमें हमें कोई एसोसिएशन नहीं नजर आया लिपिड इंटेक्स में और CVDs के अंदर। और जितने भी साइंटिस्ट थे उन सब ने अपनी स्टडीज के अंदर जो भी उनकी रिस्पेक्टिव स्टडी की शॉर्टकमिंग्स थी, जो भी फ्लॉड पॉइंट्स थे, वो उन सब ने एडमिट की। सो इन कंक्लूजन ये है कि प्रीवियसली हमने काफी ज्यादा इस चीज को हम एम्फसाइज करते थे कि सैचुरेटेड फैट्स आर बैड फॉर हेल्थ,
तो हमें क्यों उस चीज़ को, वाई शुड वी इग्नोर दैट। और इसके अगेंस्ट पॉइंट ये है कि भाई रिसर्च इवॉल्व्स विद टाइम। अगर हमें रिसेंट रिसर्च ये सजेस्ट कर रही है कि सैचुरेटेड फैट्स का कोई ज़्यादा इफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं है हमारी हेल्थ के ऊपर, तो व्हाई शुड वी बी बॉदर्ड अबाउट द पास्ट फाइंडिंग्स। कि अगर पास्ट में हमें ऐसा लगता भी था तो ठीक है, अब हम अपनी प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि हर तरह के सैचुरेटेड फैट्स हमें सीवीडीज के लिए एट रिस्क नहीं डालते तो ठीक है, वेल एंड गुड, वी कैन वेल ऑन सैचुरेटेड फैट्स एज वेल। ठीक है जी। सो ऑल इन ऑल जो मैंने बताया बॉटम लाइन रिगार्डिंग बटर और सैचुरेटेड फैट्स इज दैट कि वी शुड कंज्यूम देम इन मॉडरेशन। अगर आप करते हैं तो आपको कोई खास उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर आप जाहिर है उसको ओवर कंज्यूम करेंगे तो फिर एंड कपल्ड विद इफ जेनेटिकली यू आर एट रिस्क ऑफ सीवीडीज तो फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फैट्स चैप्टर। यहीं तक आपका बेटे मिड का कोर्स था। इंशाल्लाह ताला फिर मिड्स के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।